कृपया करके अपने स्थान पे निर्धारित रहें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते गुड इवनिंग, नमस्ते गुड इवनिंग, नमस्ते गुड इवनिंग। अब सारे बच्चे कहेंगे मैम आप नेल बाइट कर रहे हो। मैं नेल बाइट नहीं कर रही थी, भगवान कसम मैं नेल बाइट नहीं कर रही थी बेटा, मैं नेल बाइट नहीं कर रही थी। मेरे नेल्स के पास में ना स्किन बेटा वैसे करके उखड़ नहीं आती है, बहुत दर्द होता है, मैं उसी को हटा रही थी बेटा, सच बता रही हूँ। डोंट जज मी, डोंट जज मी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या आप लोग बेटा तैयार हैं फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में? आज हम बहुत ना बढ़िया टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक एनिमेशन भी देखेंगे, बहुत मजेदार एनिमेशन है। लेकिन उससे पहले बेटा हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम करने वाले हैं समाप्ति एक्सप्रेस। और समाप्ति एक्सप्रेस का मतलब क्या है? क्विक रिवीजन पिछली क्लास का। आज हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। आज हम आपसे पूछेंगे कि आपका रक्त, आपका खून बेटा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। और बेटा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आप अपनी अटेंशन को कृपया करके बिल्कुल क्लास में रखिए। अगर कोई चैट्स करता है बेटा तो आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप बिल्कुल क्लास में फोकस होके बेटा क्लास में ऐसी इंटेंशन के साथ में पढ़ो कि मैं क्लास में लर्न करके जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ में बोलो बेटा, मैम के साथ मैं प्रण लेता हूं कि हम क्लास में जो भी पढ़ेंगे ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी के अलावा और किसी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी दिशा नहीं भटकाएंगे और हम क्लास में सारा याद करके जाएंगे। हम हर दिन ये प्रतिज्ञा लेंगे बेटा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। और आज हमें एनसीईआरटी कैटलिस्ट भी लेके आई हूं। एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ सवाल भी बेटा हमें करने हैं, 4-5 सवाल है जो एनसीईआरटी की लाइन से असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो लास्ट के जो 15 मिनट्स होंगे हम उसमें बेटा यही चीज करेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं समाप्ति एक्सप्रेस। हम शुरू करने वाले हैं समाप्ति एक्सप्रेस। आप अपनी किताबों को बंद कर लीजिए, अपनी नोटबुक्स को बंद कर लीजिए और एक बारी बेटा देखिए कि आपको कितना याद आ रहा है पिछली क्लास का, कितना याद आ रहा है आपको पिछली क्लास का। एक बारी बेटा फटाफट से देखिए। हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। आरबीसी की बेटा बची हुई थोड़ी बहुत बातें हमने की थी कि उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 दिन की, और मैम उसकी डेथ जहां पे होती है उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। दैट इज योर स्प्लीन बेटा, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मैम आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये कुछ कुछ बातें बेटा हमने आरबीसी को पढ़ा था और खत्म किया था। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि मैम डब्ल्यूबीसीज होती है और डब्ल्यूबीसीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तपस्या की पीडीएफ बेटा मैं भूल गई बेटा, मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। मैं एक फटाफट से ना लिख लेती हूँ कि तुम्हें पीडीएफ चाहिए ना, मैं नोट कर लेती हूँ बच्चा, मेरे को माफ कर दो। तपस्या की पीडीएफ तुम्हें चाहिए थी, मैं एकदम से मैं भूल गई बेटा, मैं भूल गई। मैं नोट कर लेती हूँ, तपस्या पीडीएफ अर्जुना, माफी माफी, टुडे। ठीक है, चलो यस। अब बेटा मेरी बात सुनना। हाँ, फिर हमने बोला कि यार डब्ल्यूबीसीज में एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स। मैम ऐसी सेल्स जिनको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में हमें उसमें ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं वो होती हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। और मैम जिनके अंदर हमें ग्रैन्यूल्स नहीं नजर आते वो होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। मैम ग्रैन्युलोसाइट्स हैं 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं 2 प्रकार की, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं मोनोसाइट्स। फिर हमने बात किया मैम टोटल डब्ल्यूबीसीज का नंबर होता है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, है ना। और जब हम इन सबको कंपेयर करते हैं तो मैम इन सबकी जो शक्ल है वो अलग किस बेसिस पर होती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस प्राइमरीली। मेनली न्यूक्लियस का जो शेप होता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी जो शक्ल सूरत होती है वो इन सब में बेटा डिफरेंट होती है। न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई पढ़ा था आपने, इओसिनोफिल में बेटा हेडफोन शेप न्यूक्लियाई पढ़ा, बेसोफिल में आपने एस शेप न्यूक्लियाई पढ़ा, मोनोसाइट्स में आपने हॉर्स शू शेप या किडनी शेप या बीन शेप
शेप न्यूक्लियाई पढ़ा, लिम्फोसाइट में आपने राउंड न्यूक्लियाई पढ़ा है, राइट। अब मैं इन सब की बात करूं तो सबसे बड़ा WBC होता है आपका मोनोसाइट, लार्जेस्ट WBC। मैम सबसे अबंडेंट कौन होता है? न्यूट्रोफिल 60 से 65%। सबसे लीस्ट कौन सा होता है? बेसोफिल 0.5 से 1%। इओसिनोफिल हो गया बेटा 2 से 3%, मोनोसाइट हो गया बेटा 6 से 8% और लिम्फोसाइट हो गया बेटा आपका 20 से 25%। ठीक है, ये सारे बेटा आपके डिफरेंट बेटा WBCs को हमने कंपेयर किया अमाउंट वाइज। फिर बेटा हमने कहा कि यार इनकी लाइफ स्पैन जो होती है ना मैम, ये ज्यादा लंबा तो नहीं जीते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बट कोई फिक्स लाइफ स्पैन इनकी नहीं है। और हमने क्या बात की? हमने कहा कि मैम इन सब का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में ही होगा, बोन मैरो में ही हो रहा है मैम एज यूजुअल, सारे ब्लड सेल्स। ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं बच्चों। फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स अमंग द ग्रैन्युलोसाइट्स एंड बेटा मोनोसाइट अमंग द ए ग्रैन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स में से और मोनोसाइट ए ग्रैन्युलोसाइट्स में से फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। इओसिनोफिल मैम कोई वर्म इन्फेक्शन हो गया, हेलमिंथ इन्फेक्शन हो गया, उस दौरान आपके ये बढ़े हुए होते हैं। एलर्जिक जब आपको होती है तो उसमें भी ये बढ़े हुए होते हैं, बड़ी एंटी एलर्जिक होते हैं, क्योंकि ये हिस्टामिन के विपरीत काम करने वाला, अपोजिट काम करने वाला एक सब्सटेंस हिस्टामिनिडेज, एंटी हिस्टामिन होता है, अपोजिट टू हिस्टामिन, उसको रिलीज करते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं बेटा दे आर जस्ट लाइक योर मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या करती है मैम? 3 चीजों का सेक्रीशन करती है, हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है यानी कि वेजोडाइलेटर, सेरोटोनिन ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है यानी वेजोकंस्ट्रिक्टर, और बेटा हेपारिन होता है नेचुरल एंटी कोगुलेंट। फिर हमने बात की बेटा मोनोसाइट्स, वो तो फैगोसाइटिक हो गए। लिम्फोसाइट्स बेटा 2 प्रकार के हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी के भी मैंने आपको टाइप्स बता दिए, बट आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे अगर 11वीं में पास हो जाओगे तो, ठीक है जी। फिर हमने बोला लिम्फोसाइट्स होती हैं आपकी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने कहा ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी आपके बोन मैरो से ही बनती है, और बोन मैरो में कुछ जो सेल्स थी आपकी स्टेम सेल्स, उन्हीं से एक सेल्स बनती है बेटा जिन्हें बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट, यानी कि ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। उसी मेगा कैरियोसाइट के सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स होते हैं बेटा, उनसे टुकड़े 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 होके बेटा इरेग्युलरली शेप्ड होके, कोई ओवल कोई बेटा राउंड, अलग अलग शेप में आपके जो सेल्स बनते हैं छोटे छोटे, उन्हें बेटा बोला जाता है आपका प्लेटलेट्स। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होती, पर इनमें वो होता है बेटा जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि यही थ्रोम्बोप्लास्टिन मैम ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। इनका अमाउंट होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स का मैं बता रही हूँ। और अगर ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और ब्लड प्लेटलेट 1 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। और बेटा इसी बात के साथ में आप लोगों को सारी बेटा चीजें याद आ गई होगी। आप है मेरे प्यारे प्यारे सपोले, और अब बेटा सपोले बिल्कुल बेटा कॉपियां खोल लीजिए, क्योंकि आज का बेहतरीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्लेटलेट से रिलेटेड। बेहतरीन एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग की पूरे मैकेनिज्म को बेटा समझने के लिए क्या आप सब तैयार है विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी? यस एवरीबॉडी। हेडिंग डालेंगे बेटा ब्लड क्लॉटिंग, हेडिंग डालेंगे बेटा ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग को ही कोगुलेशन बोला जाता है, क्लॉटिंग को ही कोगुलेशन बोला जाता है। ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोगुलेशन, इट्स द सेम थिंग। पहले मुझे ये बताओ भैया ब्लड क्लॉटिंग शुरुआत कैसे होती है? ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन की शुरुआत कैसे होती है, जरा मुझे ये बात बताओ। हाफ पेज हो, फुल पेज हो, नो पेज हो, सबसे बेटा आप कर सकते हो, ठीक है। कैटलिस्ट सबसे लास्ट में होगी ना, एनसीईआरटी कैटलिस्ट सबसे लास्ट में होगी। फ्लो चार्ट है यार, तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आधा हो या पूरा। इतने बड़े हो गए हो अभी भी यही सारी बातें पूछ रहे हो, हाँ जल्दी बताओ। प्रोथ्रोम्बिन, अरे सबसे पहले तो चोट से होगी ना,
हाँ, जैसे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया सबसे पहले अगर तुम्हें क्लॉटिंग शुरू करना है, क्लॉटिंग अपने आप से थोड़ी चालू हो जाएगा देखते देखते। सबसे पहले क्लॉटिंग होने के लिए इंजरी होने की जरूरत है। इंजरी का मतलब है चोट लगने की जरूरत है। जब तक चोट लगेगी नहीं तब तक बेटा क्लॉटिंग शुरू भी नहीं होगी। तो बेटा हम बनाते हैं हमारा एक छोटू सा प्यारा सा सपोला या सपोली। बेटा सपोला कोई जेंडर वाला नहीं है, सपोला हर किसी को बोल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, तो बनाए एक छोटू सा हमारा गोलू सा, थोड़ा भयानक सा बनाते हैं बेटा, थोड़ा भयानक बनाते हैं। ये हमारा सपोला है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, सपोला। अब बेटा सपोले को चोट लगनी है तभी तो मैम क्लॉटिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल मैम, सपोले को चोट लगेगी बेटा तभी तो क्लॉटिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने सपोले से पूछे 5 सवाल और सपोले ने क्या किया, एक भी सवाल का आंसर सही नहीं दिया। तो मैम के हाथ में था हैमर। मैम ने कहा अच्छा रुक जा तू, तेरे को बताती हूं मैं। ऐसी पढ़ाई करता है, इतनी गंदी पढ़ाई। मैम ने बेटा हैमर उठाया बेटा ऐसा मैम कभी नहीं करेंगे बेटा, मैं मजाक कर रही हूँ। वो तो मेरे को बेटा ये वाली ड्राइंग बनानी थी ना, इसीलिए मैं हैमर बना रही हूँ। ठीक है, मैम ने हैमर लिया और तुम्हारा सर फोड़ दिया। ठीक है, फिर तुम रोते रहोगे अभी। मैम ने हैमर लिया और मैम ने हैमर तुम्हारा बेटा पट से बजाया। ठीक है, वायलेंस वायलेंस। मैम ने हैमर तुम्हारे बेटा ज्यादा भी जोर से नहीं बजाया, बस इतनी जोर से बजाया है कि तुम्हारा खून निकल जाए। ठीक है, बस मैम ने क्या किया, हैमर तुम्हारे सर पे थोड़ा सा बजाया ताकि बेटा तुम्हारे को बेटा थोड़ा सा खून निकल जाए, बस उतना, बहुत ज्यादा जोर से नहीं बचाया है बेटा। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि तुम्हें इंजरी हो गई। बेटा कहानी यहां से शुरू होती है, कहानी यहां से शुरू होती है कि तुम्हें चोट लगती है, तुम्हारी को इंजरी होती है बेटा। और इंजरी मैंने तुम्हें बेटा एक्चुअल में इसीलिए कराई थी ताकि मैं तुम्हें क्लॉटिंग समझा सकूं, समझे, इसीलिए हैमर बजाया। ठीक है ना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। यस बेटा, मैंने तुम्हें हैमर बजाया तो तुम्हें हुई इंजरी। जब आपको इंजरी होती है, जब आपका टिश्यू इंजर्ड होता है, बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है। जब बेटा आपका टिश्यू इंजर्ड होता है, जब आपके टिश्यू में चोट लगती है, तो आपके टिश्यूज कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जहां से ब्लड क्लॉटिंग चालू होगी। ठीक है, इंजरी हुई, इंजरी का मतलब होता है चोट लगी बेटा, चोट लगी मतलब कि आपके टिश्यू डैमेज हुए। टिश्यू डैमेज मतलब टिश्यू इंजरी हुई, हाँ या ना। बिल्कुल सही मैम, टिश्यू इंजरी हुई। ठीक है जी, आगे बताइए बेटा। टिश्यू इंजरी हुई उसके बाद, अरे यार, टिश्यू इंजरी हुई उसके बाद क्या हुआ बेटा, टिश्यू इंजरी हुई तो टिश्यू ने सबसे पहले कुछ फैक्टर्स रिलीज किए। टिश्यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग या स्टार्टेड रिलीजिंग, टिश्यू स्टार्टेड रिलीजिंग, टिश्यू स्टार्टेड रिलीजिंग, टिश्यू स्टार्टेड रिलीजिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब आप कहोगे मैम ये थ्रोम्बोप्लास्टिन तो आपने प्लेटलेट्स के अंदर बताया था। बिल्कुल बताया था बेटा, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन सिर्फ प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता, बल्कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो बेटा आपके इंजर्ड टिश्यू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझना बेटा, यस एवरीवन, समझना बेटा मेरी बात। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपकी जब टिश्यू को चोट लगती है, टिश्यू में इंजरी होती है, तो सबसे पहले बेटा आपकी टिश्यूज ही वो होती हैं जो थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करती हैं। पहले प्लेटलेट्स काम नहीं कर रही हैं, पहले आपकी बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होती है वो आपकी इंजर्ड टिश्यू रिलीज करते हैं। और जब आपके इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, तो यही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू से रिलीज हुआ, ये आपके हर तरफ से ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने लगती है। ये हर तरफ से आपके ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी कि पहले टिश्यू इंजर होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, और फिर बेटा यही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था ना मैम, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अब सबसे पहले क्या कर रहा है, after this it is going to beta attract blood platelets,
थ्रोम्बोप्लास्टिन चोट वाली जगह पे क्या करेगा बेटा, ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही बेटा ब्लड प्लेटलेट्स चोट वाली जगह पे पहुंच जाएंगी तो ब्लड प्लेटलेट्स इसका साथ देंगी और मिलके और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगी। जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स बेटा आपकी इंजरी वाली जगह पे गई ना, जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स आपकी इंजरी वाली जगह पे गई, नाउ इट स्टार्ट सिक्रीटिंग, नाउ it starts secreting more thromboplastin। अब ये और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करेंगी, यानी आपका पहला टारगेट ये था कि आपको कैसे ना कैसे करके थ्रोम्बोप्लास्टिन को बॉडी के अंदर इंजरी वाली साइट पे इंक्रीज करना था। पहले बेटा आपकी इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं, और फिर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स फिर और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रीट करेंगे। कोई दुखदर समस्या तो नहीं? अब बेटा होगा कमाल, खेला হবে, केमन करे खेला হবে, बंगाली बोली मैंने, इनकेस आपको लगे मैम ने बीच में कौन सी भाषा बोल दी है। तो क्या होगा बेटा, अब आपका जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन था ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है थ्रू अ कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, 3 4 5 6, कौन कौन से स्टेप्स है वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, कितने स्टेप्स होंगे वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, बट बोला है कि जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा बनता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैस्केड ऑफ रिएक्शन से, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बना तो काफी सारे रिएक्शन के स्टेप्स होंगे जो एनसीईआरटी में दिए तो नहीं है मैम, पर थ्रू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन मैम एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। समझना मेरी बात बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इज फॉर्म्ड, एंजाइम फॉर्म्ड। समझो मेरी बात, मैंने डॉट 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 क्यों लगाया है, डॉट 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 का मतलब है यहां बहुत सारे बीच में बेटा रिएक्शंस हुई हैं, बट आपको नहीं वो पढ़ना है, मैं यहां पे सिर्फ ये लिख रही हूं थ्रू कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, कैस्केड ऑफ रिएक्शन, कैस्केड का मतलब अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस बेटा, कैस्केड का मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन बेटा, थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन बेटा क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज, क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज, क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज। आपको अक्सर बेटा कंफ्यूजन होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले बना या थ्रोम्बोकाइनेज, हालांकि होनी नहीं चाहिए आपको कंफ्यूजन, बट फिर भी पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होती है, तो आप एक चीज ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि P फॉर प्लास्टिन, P फॉर पहले प्लास्टिन होता है फिर थ्रोम्बोकाइनेज होता है, ठीक है। तो इंजर्ड टिश्यू सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है, उससे ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हो, फिर ब्लड प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करती हैं, जितना ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा वो मदद करेगा इस एंजाइम को बनाने में। थ्रोम्बोकाइनेज ये ना एक सिंगल एंजाइम नहीं होता, ये एंजाइम का ना ग्रुप होता है, तो उसको असेंबल करने में, जैसे आप बेटा कोई रोबोट बचपन में नहीं खेलते थे, रोबोट मतलब उसके पीस, और एक और गेम होता था ना, एक और गेम होता था, अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक कर देते हैं, पहले इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा वो वाला गेम नहीं होता जिसमें वो चीजों को जोड़ना पड़ता है बेटा, पीस बाई पीस जोड़ना पड़ता है, या एक वैसे रोबोट्स आते थे या गाड़ियां आती थी जिनके टुकड़े को जोड़ के आपको गाड़ी बनानी पड़ती थी, एक तो लेगो बोलते हैं हाँ, है ना। तो वैसे ही क्या होता है ना कि थ्रोम्बोकाइनेज भी बेटा ना ग्रुप ऑफ एंजाइम है, बहुत सारी चीजें मिलके थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स को बनाती है, बट उतनी गहराई आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो आप सिंपली कह सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है, बेसिकली एक एंजाइम है जो तभी बन सकता है एंजाइम, तभी
कॉम्प्लेक्स वो बन सकता है जब आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन अवेलेबल हो। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से अवेलेबल हुआ? एक तो टिश्यू ने प्रोड्यूस किया और एक ब्लड प्लेटलेट से। बस बेटा सारा काम इसी का अब होगा। देखना, जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज बना, जैसे ही मेरे प्यारे सपोलो थ्रोम्बोकाइनेज बना, इसका काम होता है आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स जो इनएक्टिव फॉर्म में थे उनको धीरे धीरे एक्टिवेट करना। सबसे पहले इसका काम होगा आपके प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन था इनएक्टिव फॉर्म में, सबसे पहले इसका काम है उसको एक्टिवेट कर देना, और उसको एक्टिवेट करने का मतलब होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देना। थ्रोम्बिन इज बेटा द एक्टिव फॉर्म। थ्रोम्बिन इज मेरे प्यारे बच्चों द एक्टिव फॉर्म। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, थ्रोम्बिन एक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है। किसने एक्टिवेट किया मैम? इस थ्रोम्बोकाइनेज ने इस रिएक्शन को करवाया विद द हेल्प ऑफ कोर्स कैल्शियम आयन। इन सारे क्लॉटिंग के प्रोसेस में बेटा कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कृतिका बेटा बिल्कुल ड्रॉ करना है, सब कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है? यस, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैम बहुत बड़ा रोल होता है कैल्शियम आयंस का ब्लड क्लॉटिंग में। अगर कैल्शियम आयंस अवेलेबल नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो भी नहीं पाती है। और बेटा जैसे ही थ्रोम्बिन बन जाता है ना, तो थ्रोम्बिन कहता है अब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम चिंता मत करो, अब मैं वो काम करूंगा। क्या काम करूंगा? मैं लास्ट स्टेप करवाऊंगा ब्लड क्लॉटिंग का। लास्ट स्टेप होता है मैम जो इनएक्टिव हमारा फिब्रिनोजन था, जो सॉल्युबल फॉर्म में हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट था, अब उस फिब्रिनोजन को मैम फिब्रिन्स में कन्वर्ट करने का वक्त आ चुका है। तो फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन में किसने कन्वर्ट किया? फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन में कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन ने किया, और इसको भी बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। मैम ये फिब्रिन्स क्या है बेटा? जैसे फिब्रिनोजन तो आप बोलते हो सॉल्युबलाइज स्टेट में प्रेजेंट है, पर जैसे ही फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है, तो मैं आपको साइड में यहां पे दिखा रही हूं, फिब्रिन ऐसे क्लॉट होता है बेटा, जो तुम्हें अक्सर नजर आता है अपनी चोट के ऊपर। फिब्रिन्स आर बेटा द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स विच इज कॉल्ड एज द क्लॉट और कॉग्यूलम। ऐसा ये होते हैं फिब्रिन, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स विच इज नोन एज द क्लॉट। दिस इज फिब्रिन। फिब्रिन इज the network of thread जिसको क्या बोला जाता है? नोन एज क्लॉट और कॉग्यूलम। क्लॉट बोल दो या कॉग्यूलम बोल दो, एक ही बात है। जो चोट तुम्हें दिखती है, जो एयर के कांटेक्ट में आती है, तो धीरे धीरे करके बेटा ये क्या हो जाती है? पपड़ी जैसा बन जाता है, जो तुम पपड़ी ओपी कर रहे हो नलायकों। समझ रहे हो मेरी बात? और आपको पता है बेटा इन फिब्रिन्स में ना, ये जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिसने तुम्हारे क्लॉट को बनाया, इसी में तुम्हारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी जो होते हैं ना, जिन्होंने अपना काम कर लिया, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी इसी में ट्रैप हो जाते हैं। सो दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्ड। ट्रैप मतलब फंसे हुए होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्ड। जाल है ना, जाल में फॉर्म्ड एलिमेंट्स फंस गए। किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या बेटा, यही तो है क्लॉटिंग, इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। इतना ही है बेटा ब्लड क्लॉटिंग, बस एक फ्लो चार्ट। यार एसी थोड़ा कम कर दे, ठंडा हो रहा है। डन डन डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस। हाँ, तो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही तो ट्रैप होंगे ना। थैंक यू बेटा, आपका नाम चला गया लेकिन धन्यवाद। हाँ, पक्की बात, आपने ये नोट कर लिया। मैं इसी को बेटा एक बार एनसीईआरटी से आपको दिखाऊं, यानी कि आपको पहले चोट लगी, इंजरी हुई, आपका टिश्यू डैमेज हुआ बेटा। जहां चोट लगती है तो टिश्यू डैमेज हो जाता है। टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। मैम उस थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम था ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करना जहां आपको चोट लगी है। जहां आपको चोट लगी है, जब वहां बेटा ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, तो वो ब्लड प्लेटलेट्स बेटा मिलके और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बेटा वो सीरीज ऑफ रिएक्शन से, कैस्केड ऑफ रिएक्शन से, मल्टी स्टेप रिएक्शन से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं जिसे थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। मैम जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज बन जाता है, तो वो सबसे पहले इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन,
और जब थ्रोम्बिन बन जाता है मैम तो वो इनएक्टिवेटेड फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। वही फिब्रिन मैम जो एक्चुअल में हमारी चोट के ऊपर जो क्लॉट बनता है, कोगुलम बनता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनता है, ये वही बेटा फिब्रिन्स हैं। ठीक है, मैंने सारी चीजों को एक और बार आपको रिवाइज करा दिया। एक बारी बेटा एनसीईआरटी में क्लॉटिंग देखो, क्लॉटिंग थोड़ा सा पीछे की तरफ दिया होगा, ब्लड ग्रुपिंग के बाद दिया होगा। मैं इसे ब्लड ग्रुपिंग से पहले पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं इसे प्लेटलेट्स के साथ में पढ़ाती हूँ। धन्यवाद सारे बच्चों को, शिवानी बेटा, सारे बच्चे, कनिका एंड एवरीवन बेटा, ऑल दी स्टूडेंट्स बेटा पढ़ते हैं अब मस्त बेटा। एनसीईआरटी को एक बार ही पढ़ते हैं और देखो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तू आ जा यहाँ, तेरे बेटा खोपड़ी पे बचा के प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। प्रैक्टिकल चाहिए तो तेरे को ऐसा ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, देख ले फिर, तैयार है तो। ठीक है, देखो, यू नो वॉट, when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. wound मतलब होती है चोट। बोला कि जब आप अपने आप को हर्ट कर देते हैं, यू आर हर्टिंग मी, ओके, तो आपका जो वुंड होता है, चोट होता है, ऐसा नहीं होता है कि मैम उसमें रक्त बहता रहता है, बहता रहता है, नहीं मैम। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, मैम कुछ समय बाद बेटा ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है, डू यू नो वाई? अब तो बेटा यू नो वाई। डू यू नो वाई? यस आई नो वाई। क्यों मैम? क्योंकि ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब बड़ी वाली इंजरी, ट्रॉमा का मतलब होता है बेटा कई हॉस्पिटल्स में होते हैं ना ट्रॉमा सेंटर, तो ट्रॉमा का मतलब होता है बड़ा वाला इंजरी, बड़ा वाला बेटा, ओके। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मैम क्लॉटिंग इसीलिए होती है ताकि आप एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सको। ठीक है जी। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। आप अपने बेटा भाषा में जरूर इसको लिखिएगा, पपड़ी ओपी कर रहे थे ना, इसे लिखना पपड़ी। ठीक है, जो स्कम बन जाता है, रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है, उसे you would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or injury over a period of time. एक समय के बाद बनता है ना? So it is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads which is called as fibrins, in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. Obviously जो formed element उसमें फंस गए वो dead फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, है ना, वरना तो वो ब्लड में ही बह रहे होते। तो वो डेड वाले जो डैमेज्ड वाले जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो उसमें ट्रैप हो गए। फिब्रिन्स इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड। ठीक है, Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin. अब इन्होंने ना बेटा उल्टा रिएक्शन दिखाया है। इन्होंने फिब्रिन से शुरू किया है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। इन्होंने बोला ये जो फिब्रिन था ना मैम, ये बनता है जब आपका इनएक्टिव फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है इनटू फिब्रिन, और इससे कन्वर्ट कौन करता है मैम? एंजाइम थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन्स कैसे बने मैम? थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन। मैम थ्रोम्बिन कैसे बने? थ्रोम्बिन अगेन मैम एक इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन्स होते हैं, उनके कन्वर्जन से थ्रोम्बिन बने। ठीक है भाई। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। बेटा आप अपने लिए ना एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, ग्रुप ऑफ एंजाइम अपने मतलब समझने के लिए यहां पे लिख लो। ये एक ना एक्चुअली क्लस्टर होता है, दो तीन चीजें मिलके इस कॉम्प्लेक्स को बनाती है ना। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। अब देखो इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा बोल दिया है, बिल्कुल ही उल्टा, तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। आपने जब सीधा फ्लो चार्ट पढ़ा होगा तभी तो बेटा आपको उल्टा फ्लो चार्ट समझ में आएगा, है ना। तो बोला कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी, यानी कि जो थ्रोम्बिन्स बने प्रोथ्रोम्बिन से, इनको बनाने के लिए हमें चाहिए थे थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, this complex is formed by a series of linked enzymatic reactions called cascade process involving a number of factors present in the plasma in the inactive state। बोला मैम इस चीज को बनाने के लिए भी हमें कई सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस करनी पड़ी, जिसे हम कैस्केड रिएक्शंस बोलते हैं। और इस कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को कराने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लाज्मा में प्रेजेंट फैक्टर्स थे, जिन्होंने कैस्केड ऑफ रिएक्शंस के थ्रू इस थ्रोम्बोकाइनेज को बनाया। हमने वही चीज लिखी है बेटा, है ना।
An injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. बोला जब आपको इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो इट स्टिमुलेट द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर. देखो एनसीईआरटी में इसे नोट करो, क्या होते हैं ये सर्टेन फैक्टर्स. ये सर्टेन फैक्टर्स होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जहां से क्लॉटिंग चालू होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. Certain factors are released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. NCERT बहुत इजी है मैम, NCERT तो हमें पूरी समझ में आ जाती है मैम, बट आपको ये चीज पता ही नहीं होती जो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि certain factors are released by the tissue also. और वो certain factors भी क्या है, वो certain factors भी मैम क्या है, वो certain factors भी थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो मैंने आपको बताया कि इंजर्ड टिश्यू भी थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करता है, प्लेटलेट्स भी बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करती है. कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. हमारा हो चुका है बेटा डन डनाडन डन. ठीक है, यस एवरीबॉडी. राहुल नॉट क्लियर. राहुल पढ़ने के लिए तो दिमाग चाहिए, तेरे पास दिमाग नहीं है, हाथ हैं जिससे तू बेटा सिर्फ चैटिंग कर रहा है, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा है, तो तेरे को समझ कैसे आएगा. समझ आने के लिए बेटा पढ़ना पड़ता है, चैट नहीं करनी पड़ती है. ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसे हुए हैं. ठीक है, यस एवरीवन, शुरू करें क्या बेटा अगला टॉपिक. अब बेटा अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग. क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड ग्रुपिंग. अच्छा इसका एनिमेशन, हाँ एक एनिमेशन दिखाती हूं. एनिमेशन में ना एक स्टेप बेटा मिसिंग है, लेकिन आपको फिर भी समझ में आ जाएगा. मैं दिखा दूंगी कि वो कौन सा स्टेप मिसिंग है, बट कोई बात नहीं, आप एनीवे उस स्टेप को मैं आपको बता दूंगी. चलो, ये बेटा हमारी बेचारी सपोली या सपोला क्या कर रहा है, सब्जी काट रहे हैं. चलो, ये बेटा काट रही है सब्जी, और सब्जी काटते काटते बेटा नौसिखिया थी ये, तो इसने अपने हाथों में इंजरी कर ली, कट लग गया. तो बेटा आप देखो, जहां आपकी बेटा इंजरी हुई है वहां सारे ब्लड सेल्स कितनी तेजी से भाग रहे हैं भाई इंजरी वाली जगह पे. अब डैमेज एरिया में वैसे तो बेटा सबसे पहले टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करती है, और फिर ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करती है, जो ये सफेद रंग का दिखाया हुआ है ब्लड प्लेटलेट्स. फिर ये ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट कर रहे हैं और ज्यादा. फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा सारी रिएक्शंस में कैल्शियम का यूज होता है वैसे तो, ठीक है. फिर ये बेटा क्या कर रही है, थ्रोम्बोकाइनेज को बना रही है. अब एक चीज देख, रुकना, ये वाला एक स्टेप बेटा इन्होंने मिस कर दिया है. इन्होंने ना थ्रोम्बोप्लास्टिन तो बना दिया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से पहले थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, और थ्रोम्बोकाइनेज के बाद बेटा आपकी प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है. इन्होंने वो थ्रोम्बोकाइनेज वाला स्टेप मिस कर दिया है, बट कोई बात नहीं, आप वैसे देख सकते हो. आप ऐसे समझो, पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज बनाती है, फिर थ्रोम्बोकाइनेज जो होती है ना बेटा, वो कैल्शियम आयंस की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है, ये थ्रोम्बिन बनता है. फिर वो थ्रोम्बिन बेटा क्या करती है, इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करती है. देख रहे हो धागा, कैसे धागा बना, देखो ये धागे में आपके सारे डेड आरबीसी, आपके जितने भी डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बेटा, वो कैसे ट्रैप हो जाएंगे. देखना, ये देखो अभी तक तो ब्लड लीक हो रहा था, लेकिन ये बना बेटा तुम्हारा धागा, जो फिब्रिन्स की मदद से बना, और इसी को तो बेटा तुम क्लॉट बोलते हो. देखो क्या मजेदार क्लॉट बन गया. और इसी तरीके से बेटा देखो, अब आपका ब्लड लीक नहीं हो पाएगा यहां से, अब आपका ब्लड लीक नहीं हो पाएगा. क्या बेहतरीन चीज दिखाई ना बेटा. पहले ब्लड लीक हो रहा था, फिर आपका देखो किस तरीके से बेटा ये बने, हाँ या ना, यस. और इस जाल ने बेटा, फिब्रिन्स के जाल ने आपको बचाया बेटा, ब्लड लॉस से बचाया, समझे. तो बेटा रिस्पेक्ट योर ब्लड प्लेटलेट्स, ओके, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तुमको बेटा ब्लड लॉस हो जाएगा, हाँ या ना. वाओ, एनिमेशंस आर वाओ. मजा आया. एनिमेशन में बड़ा इंटरेस्ट आता है तुम्हें ना, एकदम मजे आने लगते हैं, एकदम जबरदस्त मजे आने लगते हैं. चलो समझ गए, बस वो एक स्टेप मिसिंग था थ्रोम्बोकाइनेज वाला, बट अदरवाइज द वीडियो वाज गुड, है ना. चलो अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो हमें वैसे भी पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुपिंग. इन जनरल भी हमें बेटा ये चीजें पता होनी चाहिए. और जो मैं आपसे पूछ रही थी ना, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है,
तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? अगर तुम्हारा ए है, ए के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव भी लगाते हो। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगा रहे हो? ए को ए क्यों बोल रहे हो, बी क्यों बोल रहे हो, ओ क्यों बोल रहे हो, ए बी क्यों बोल रहे हो? तो एक एक बेटा बहुत अच्छी तरीके से सुनना, इतनी मजेदार बात है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो या आरएच ब्लड ग्रुपिंग, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स है। तो तुम्हें मजा आएगा क्योंकि तुम अपने फिर चेक करोगे, अच्छा मैं तेरे को डोनेट कर सकता हूँ ब्लड या तू मेरे को डोनेट कर सकती है। मजा आएगा, एक दूसरे के साथ करके देखना, दोस्तों के साथ, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मत करना बेटा, तुम लोग तो कमेंट सेक्शन में लगे पड़े रहते हो, है ना? हाँ, अब बेटा देखो ब्लड ग्रुपिंग ना, हमें 2 ब्लड ग्रुपिंग मेजरली पढ़नी है। हमें मेजरली 2 ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है यहाँ पे। एक हमें पढ़ना है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक हमें पढ़ना है बेटा एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग, और एक हमें पढ़ना है बेटा क्या, एक हमें पढ़ना है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ये 2 तरीके की ब्लड ग्रुपिंग बेटा होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है? यस, मेरा ब्लड ग्रुप है बेटा ओ पॉजिटिव, मेरे घर में सारे लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर ऑल आर ओ पॉजिटिव। जिसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो वो बेटा जरूर टेस्ट करवाए, जरूर टेस्ट करवाए, ठीक है? ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए बेटा। अब हम बेटा सबसे पहले क्या शुरू करने जा रहे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और मैं आपको एक्चुअल टॉपिक में घुसने से पहले मैं इनके आपको बेसिक्स बताऊंगी, ठीक है? मैं पहले आपको इनके बेसिक्स बताऊंगी। सेम मैम ओ पॉजिटिव वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना बेटा? सुनो, पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी, क्योंकि वो बेसिक्स अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आपको ना समझ तो आ जाएगा, बट वो जो फील होती है ना वो थोड़ी सी मिसिंग होगी, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे मुझे, बट मैं आपको बेसिक से ही बताती हूँ, ठीक है? देखो, हेडिंग डालेंगे ए बी ओ ग्रुपिंग, हेडिंग डालो ए बी ओ ग्रुपिंग। पहले ना एक टेबल बना लो और टेबल के नीचे नीचे आप बेसिक्स को सारे लिखते जाना, ठीक है? चलो चलो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के नीचे ना एक टेबल बनाओ। आधा पेज है तो आधे पेज में भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है टेबल के अंदर, आधे पेज के अंदर हो जाएगा अगर आपके पास आधा पेज है तो, ठीक है? चलो, यहां लिखते हैं ब्लड ग्रुप, यहां लिखते हैं ब्लड ग्रुप, यहां लिखते हैं एंटीजेंस ऑन आरबीसी, एंटीजेंस ऑन आरबीसी, यहां हम लिखते हैं एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और यहां हम लिखते हैं डोनर्स, ठीक है? सुनना सुनना बेटा, सबसे पहले बेटा आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं तो आप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 4 ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं। ए, प्लस और माइनस की मैं बात नहीं कर रही हूं, ए बी, ए बी और ओ, आप ये 4 ब्लड ग्रुप बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ते हैं। आप सारे बेटा बच्चों के कमेंट्स भी देख पा रहे होंगे, सारे बच्चे बेटा यही ब्लड ग्रुप्स के नाम लिख रहे हैं, या तो ए है या तो बी है या तो ओ है या तो ए बी है, और प्लस या माइनस बेटा साथ में ऐड कर रहे हैं, गर्म पानी यार, ठीक है? तो ए बी एंड ओ, यही 4 आपको बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप नजर आते हैं। बट मैम आप किसी को भी ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा क्यों बोल रहे हो, किसी को भी बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा क्यों बोल रहे हो, किसी को भी ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा क्यों बोल रहे हो बेटा? और यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी आते हैं, और बोलते हैं ना आसान क्वेश्चंस में बच्चा अक्सर बेटा गलती कर देता है ये सोच के कि बहुत इजी है। आप बेटा जब भी किसी को ए बोल रहे हो तो ए क्यों बोला, बी बोला तो बी क्यों बोला, ओ बोला तो ओ क्यों बोला? इसका कारण क्या है? ब्लड में क्या क्या है बेटा? ब्लड में है प्लाज्मा, ब्लड में है आरबीसी, ब्लड में है डब्ल्यूबीसी, ब्लड में है प्लेटलेट्स। मुझे ब्लड ग्रुप देखना है तो मैं आरबीसी पे पहले फोकस करूंगी। मैं किस पे फोकस करूंगी? आरबीसी। तो यार अगर मैं
आरबीसी देखूं किस बंदे का, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप है क्या, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप है ए, मैं इसकी आरबीसी को देखती हूँ, फिर बी वाले की आरबीसी को देखती हूँ, फिर ए बी वाले की आरबीसी को देखती हूँ, फिर ओ वाले की आरबीसी को देखती हूँ। मैम इन चारों की आरबीसी को जब हम देखते हैं ना, तो बेटा आपको ए वाले बंदे के आरबीसी के ऊपर कुछ प्रोटीन्स नजर आते हैं, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये जो प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंटीजेंस बोलते हैं, समझना बेटा, अभी मैं पूरा समझाऊंगी एक एक चीज वापस से। इसे कहा जाता है ए एंटीजन। पहले मैं बना लेती हूं फिर समझा रही हूं, ठीक है, आप भी बना लो। बी वाले बंदे के पास होता है बी एंटीजन, ए बी वाले बंदे के पास होता है ए एंड बी। ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, और इनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। अब सुनना बेटा मेरी बात, सुनो। एंटीजन का नाम सुनते ही अगर किसी को थोड़ा बहुत इम्यूनिटी में इंटरेस्ट है या कभी सुना हो, एंटीबॉडीज वगैरह पढ़े हो, एंटीजन का नाम सुनते ही ना अक्सर हमें लगता है कि मैम ऐसी कोई चीज है जिससे बॉडी में डैमेज हो रहा है, ऐसी कोई चीज है जिससे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, उसे एंटीजेंस कहते हैं। हाँ, अक्सर हम एंटीजेंस वर्ड उसी के लिए यूज करते हैं, और एंटीबॉडीज यूज करते हैं यूजुअली उनके लिए जो हमें बॉडी में किसी भी फॉरेन चीज से बचाती है, वो हमारी एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होती है, ठीक है। जब एंटीजेंस वर्ड सुनते हैं ना, इनफैक्ट आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर में बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ोगे भी कि एंटीजेंस यूजुअली हार्मफुल होते हैं, फॉरेन चीजें होती है, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में अगर एंटर कर गए ना तो हमारी एंटीबॉडीज बनने लगती है, और एंटीबॉडीज फिर उन एंटीजेंस को मारती है, डिशुम करती है। तो एंटीजेंस यूजुअली हमारे दिमाग में आता है कि फॉरेन सब्सटेंसेस है, बाहरी कुछ सब्सटेंसेस है जो हमारे लिए खतरनाक है। यूजुअली ऐसा होता भी है, लेकिन बेटा हमारे पास हमारी बॉडी के सेल्स में कुछ सेल्फ एंटीजेंस भी होती है जो हमारे काम की है। मैं इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको दिखाऊं, मैं दिखाऊं क्या बताऊं, इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा, आपके कुछ गट बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया नाम सुनते हो तो ऐसा लगता है कि हार्मफुल है ना, बैक्टीरिया का नाम सुनते हो तो ऐसा लगता है हार्मफुल है, बट क्या आपके कुछ गट बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए हेल्दी भी होते हैं, यूजफुल होते हैं, लगता है कि नहीं, यूजफुल होते हैं कि नहीं, गट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होके भी तुम्हारे लिए यूजफुल हैं, तुम्हारे काम के हैं, है ना। तो बैक्टीरिया हमेशा ऐसे खराब होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एंटीजेंस जो होते हैं बेटा यूजुअली तो ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, बट कुछ हमारे सेल्फ एंटीजेंस भी होते हैं। एंटीजेंस मतलब कुछ प्रोटीन्स है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद प्रोटीन्स, ठीक है। ये आप बायोमोलिक्यूल्स में और डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मैम इनका जो कॉम्पोजिशन है ये किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीनिशियस होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, ये इनका कॉम्पोजिशन है, ये इनका नेचर है इन एंटीजेंस का। मेरी ये बात आपको समझ में आई? यस एवरीवन। तो मैम ये जो आरबीसी के ऊपर आपने ये जो एंटीजेंस बना रखे हैं, पहली बात तो ये कि ये हमारे सेल्फ एंटीजेंस है, और अगर ये हमारे सेल्फ एंटीजेंस है तो ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है भैया। मेरा सेल्फ एंटीजन मेरे लिए सही है, तुम्हारा सेल्फ एंटीजन तुम्हारे लिए सही है, किसी और का एंटीजन उसके लिए सही है। ये हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं जो हमारे आरबीसी के सरफेस का मतलब होता है उसके सरफेस पर, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। आपने ये टेबल बना लिया ना, तो टेबल के नीचे में बेटा एक दो पॉइंट्स लिखो। मैंने सबसे पहले तुम्हें समझाया एंटीजेंस क्या है, यहां इस पर्टिकुलर केस में यहां मैं तुम्हें समझा रही हूं, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर सेल्फ एंटीजेंस, हमारे खुद के एंटीजेंस which are present at the surface of RBC, present
at the surface of RBC made of glycoproteins. Made of glycoproteins. किसके बने हैं बच्चा पार्टी? ग्लाइकोप्रोटीन्स. किसके बने हैं बच्चा पार्टी? ग्लाइकोप्रोटीन्स. किसके बने हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, यस, ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है मैम, ये वाली बात हमें समझ में आ गई. ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये तुम्हारे आरबीसी के बेटा सरफेस पर प्रेजेंट है, राइट? आरबीसी के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, सरफेस पर प्रेजेंट है. अब बेटा समझना मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है. अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, आपने ये लिख लिया. टेबल के नीचे कोई भी पॉइंट्स होंगे हम टेबल के नीचे ऐड करते रहेंगे. एक बारी बेटा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो. जब मैं आपको बोल रही हूं कि आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो आपके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो भी होता है ए. अगर बेटा आपका ब्लड ग्रुप है बी, तो आपके आरबीसी के सरफेस पर या मेम्ब्रेन में जो बेटा आपका एंटीजन होगा वो होगा बी एंटीजन. अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन होते हैं वो ए बी एंटीजन नहीं होते. कई बच्चे सोचते हैं ए बी ब्लड ग्रुप है मतलब जो एंटीजन होगा उसका नाम होगा ए बी. ए बी एंटीजन कुछ नहीं होता भाई. ए बी एंटीजन कुछ नहीं होता. ए एंटीजन भी होता है उसके ऊपर, बी एंटीजन भी होता है उसके ऊपर. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ए एंटीजन भी होगा उसके सरफेस पर, बी एंटीजन भी होगा उसके सरफेस पर. क्या आपको ये वाली बात बेटा समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और जिसको बेटा आपने लिखा ही हुआ है अंडा 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 अंडा, ओ, ओ का मतलब होता है उसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है. अब अपने आप से बोलो, अब अपने आप से बोलो, अपने आप से बोलो. ये देखो डॉक्टर ही बनने लगे, हमें कैसा पता चलेगा? अरे भैया सब पता चलता है. तुम्हें टेस्ट थोड़ी करना है, तुम्हें तो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूं, तुम समझो पहले कि पता कैसे लगाया. ये तो चल दिए एकदम, यहीं से डॉक्टर बन जाएंगे. अब अपने आप से बोलो, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो अपने आप से बोलो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब मेरा जो आरबीसी है ना उसके ऊपर जो एंटीजन है वो ए एंटीजन है. अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो अपने आप से बोलो अच्छा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि मेरा जो आरबीसी है उसके ऊपर जो एंटीजन होता है वो बी एंटीजन है. तुम्हारा ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो अपने आप से बोलो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर ए वाला एंटीजन भी है, बी वाला एंटीजन भी, और ये मेरे खुद के एंटीजन है, मेरे सेल्फ एंटीजन है. मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है. अब बेटा देखो, अगर तेरा ब्लड ग्रुप ए है तो वो तेरा एंटीजन है, मेरा थोड़ी है, मेरा तो ओ है ब्लड ग्रुप, मेरे पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है. और जैसे कि मैंने बोला बेटा, मैं फिर से उसी चीज पे आती हूँ, मैं इसी डायग्राम पे आती हूँ, इसी वाले बेटा इस पे आती हूँ. अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है. जब मैं बेटा एंटीजन्स को ब्लड के लिए डिफाइन कर रही थी तो मैंने कहा कि भाई ब्लड ग्रुप के केस में एंटीजन्स हमारे सेल्फ एंटीजन्स होते हैं. बट बेटा नॉर्मली हम जब एंटीजन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, नॉर्मली जब आप एंटीजन वर्ड यूज करते हैं तो एंटीजन वर्ड को तोड़ के एक बारी देखिए. एंटीजन का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस जो तुम्हारी एंटी मतलब एंटीबॉडी जनरेट करा दे. एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस होती है ना यूजुअली, है ना. नॉर्मली एंटीजन्स आर फॉरेन सब्सटेंसेस, विदेशी. और ये ऐसी विदेशी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में अगर एंटर करेगी तो आपकी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज को जनरेट करवा देगी. ये नहीं करवाती है, ये नहीं करवाती है. ये आपकी बॉडी में जाएगी तो आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी जनरेट करती है. लेकिन करती क्यों है? क्योंकि फॉरेन एंटीजन्स बॉडी में अंदर आ गए ना. जब फॉरेन एंटीजन्स बॉडी में आएंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को बचाने के लिए एंटीबॉडी जनरेट करने लगती है. किसकी वजह से किया? फॉरेन एंटीजन्स की वजह से. इसीलिए तो एंटीबॉडी को जनरेट करने वाली सब्सटेंसेस उसको कहा जाता है एंटीजन्स. बट ये तुम्हारी सेल्फ एंटीजन है, समझना मेरी बात ध्यान से. ये तुम्हारी सेल्फ एंटीजन है. तेरा ब्लड ग्रुप ए तो तेरा एंटीजन ए, तेरा ब्लड ग्रुप बी तो तेरा एंटीजन बी, तेरा ब्लड ग्रुप ए बी तो ए बी एंटीजन, और आपका ब्लड ग्रुप ओ तो आपके पास कोई एंटीजन नहीं है. क्या मैम हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड? बिल्कुल होती है बेटा. एबीओ ब्लड ग्रुप में तो खासकर तुम्हारे पास
एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड के किस पार्ट में? प्लाज्मा में। हमने प्लाज्मा में पढ़ा था ना बेटा कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा में पानी होता है, प्लाज्मा में हार्मोन्स डिसॉल्व होते हैं, प्लाज्मा में गैसेस डिसॉल्व होते हैं, प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं। प्लाज्मा में ही तुम्हारी तो ग्लोब्युलिन्स थी ना, ग्लोब्युलिन्स में अल्फा बीटा गामा, गामा आर द इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। तो तुम्हारी एंटीबॉडीज जो ब्लड में होती है वो ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। अब समझना बेटा मेरी बात, ये तेरा एंटीजन है ए एंटीजन। अगर मैं तेरे से पूछूं कभी कि क्या तू कभी भी इस एंटीजन के लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा, हाँ या ना में आंसर देना, हाँ या ना में आंसर देना। तेरा एंटीजन था ए एंटीजन, ये तेरा सेल्फ एंटीजन था क्योंकि ये तेरे आरबीसी पे है ना बेटा। तो क्या अगर मैं तेरे से पूछूं कि क्या तेरी बॉडी में इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होगी, मैं फिर से उस पेज में ले जाऊंगी यार, तुम साइड होने के लिए मत बोलो, मैं फिर से ले जाऊंगी। मैं तुमसे जो सवाल पूछ रही हूं बस मुझे उसका आंसर दो, तभी मुझे समझ में आएगा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ लगा कि नहीं। क्या तुम कभी भी इसके लिए एंटीबॉडी बनाओगे? नहीं, नहीं बनाओगे मैम, ये तो तुम्हारा खुद का है ना, तुम इसके लिए मैम क्यों मैम ऐसे हथियार निकालोगे बॉडी में? ठीक है भाई, अगर तेरा ब्लड ग्रुप बेटा बी है और तेरे पास बी एंटीजन है, तो क्या तुम बी वाले एंटीजन के लिए कभी एंटीबॉडी बनाओगे? नहीं, कभी नहीं बनाएंगे मैम, ये तो अपना है मैम हमारा। अगर बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो तुम्हारे पास ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी है, क्या तुम इन दोनों के लिए कभी एंटीबॉडीज बनाओगे? ये तो तुम्हारे अपने है ना बेटा, अपनों के पीठ में छुरा कोई भोगता है क्या? नहीं बनाओगे। अब समझना, यानी कि मैम जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है वो उसका बेचारे का अपना है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका बी एंटीजन अपना है, जिसके पास ए और बी दोनों है उसके लिए दोनों अपने हैं। भाई जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तो सारे फॉरेन है, उसके लिए तो सारे विदेशी हैं। इसीलिए हम कहते हैं जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास ए के लिए एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, बट उसके पास बी के लिए एंटीबॉडीज होती हैं। और इसे लिखने का तरीका होता है एंटी बी। एंटी बी का मतलब होता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी। आप खुद सोच के देखो ना बेटा, क्या इसके पास एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी होनी चाहिए या नहीं? बी तो इसका अपना नहीं है ना यार, इसने बी को आज तक देखा ही नहीं है, आज तक इसने बी को देखा ही नहीं है। तो इसने कहा कि भैया बी कौन है, बी के लिए तो मेरे पास एंटीबॉडीज होनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस कल को मेरे बॉडी में बी वाला एंटीजन घुस गया तो उसके लिए मेरे पास एंटीबॉडीज होनी चाहिए। तो आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है ना तो आपके पास बी के लिए एंटीबॉडीज होंगी। ओ के लिए तो कोई एंटीबॉडीज, ओ का मतलब ही कुछ नहीं है, एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के लिए बनती हैं। आप सोचो कि ओ के पास किसके लिए एंटीबॉडीज होंगी? अरे भाई एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। एंटीजन्स तो दो ही है ना आपके, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए और बी, यही तो दो एंटीजन्स है, तो एंटीबॉडीज भी तो इन्हीं के लिए अगेंस्ट बनेंगी। लेकिन तेरा ब्लड ग्रुप ए है अगर, तो भाई तू ए के पीछे तो चूरा नहीं भोगेगा, तेरे पास बी के लिए एंटीबॉडीज होंगी। और अगर बेटा तेरा बी ब्लड ग्रुप है तो तेरे पास ए के लिए एंटीबॉडीज होंगी। एक बार मुझे बता दो कि इसके पास किसके लिए एंटीबॉडीज होंगी, एक बार ये बताओ, ये बता दो मुझे, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या आपके पास किसी के लिए एंटीबॉडीज होंगी? बेटा ये बात बता दो। और मुझे 1 सेकेंड बेटा टाइम देना, मुझे एक बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देनी है ग्रुप के अंदर। हेलो मैम, क्या हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेटा 1 सेकेंड टाइम देना, आप इसे नोट कर लो। नहीं होंगी, नो एंटीबॉडीज। बेटा मुझे जस्ट 2 मिनट्स का टाइम देना, जस्ट 2 मिनट नहीं 1 मिनट का टाइम, आप इसे बेटा नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया है। मैं 1 मिनट बेटा लेती हूँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ। डन 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 डन। डन 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 डन। टेक 1 मिनट। थैंक यू बेटा। बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई? बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई? यस? अरे मैं यही हूं, यही हूं, यही हूं। एक टीम को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो टीम को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है?
सुनना बेटा मेरी बात, आपने बिल्कुल सही बोला, ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, तो अपने हुए पराये तो नहीं होगा ना बेटा, मेरे लिए तो दोनों अपने हैं। तो इसके पास नील, नील का मतलब होता है इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी भैया, क्योंकि इसके लिए तो मेरे दोनों ही अपने हैं, मेरे दो अनमोल रतन, एक है ए एंटीजन, दूसरा है बी एंटीजन। पर बेटा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसके तो आरबीसी के ऊपर बेटा कोई एंटीजेंस नहीं है, इसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज होगी जरा बताना। इसके लिए तो ए वाला भी विदेशी होगा, बी वाला भी विदेशी होगा, तो इसके पास बेटा क्या होगा, दोनों के लिए एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज ए के लिए भी, एंटीबॉडीज बी के लिए भी। होगा या नहीं, होगा या नहीं, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। यानी कि अगर तुम ओ ब्लड ग्रुप वाले हो तो तुम्हारी खुद की तो बेटा कोई अपने है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, तुम्हारे कोई अपना नहीं है बेटा, तुम्हारे पास दोनों के लिए एंटीबॉडीज हैं। बेचारा ओ बेचारा नहीं है भाई, ओ कमाल का है, अभी तुम देखोगे बेटा। पहले तो तुम्हें ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो इसके आगे की कहानी है। क्योंकि अगर ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ए के पास बी के लिए क्यों है, बी के पास ए के लिए क्यों है, ए बी वाले के पास किसी के लिए भी क्यों नहीं है, ओ के पास दोनों के लिए क्यों है, जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा तब तक बेटा तुम्हें ब्लड ग्रुप डोनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ सकता। डन डन डन, कोई दुख दर्द समस्या, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, पक्की बात, क्लियर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि डोनर्स कौन से होते हैं, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो ये भी बेटा हम टेबल में तो बाद में लिखेंगे, हम इसे पहले अलग से समझते हैं, जहां हम ये पॉइंट्स बना के लिख रहे थे ना, अब हम इसे समझेंगे। और ये बहुत इजी है, बहुत। एक होता है डोनर जो ब्लड डोनेट करेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है मैम, डोनर है मतलब ब्लड डोनेट करने वाला बंदा है। और एक होगा मैम रेसिपिएंट जो ब्लड रिसीव करेगा। आपने बेटा सुना भी है ना कि ब्लड डोनेशन ऐसे नहीं कर सकते, चेक करना पड़ता है, कोई किसी को भी मुंह उठा के ब्लड थोड़ी दे देगा। एक होता है बेटा रिसीवर, रेसिपिएंट मतलब जो ब्लड ले रहा होगा, और बेटा डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा होगा। तो आपको बेटा समझना है कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है या फिर कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। एक बेटा इसमें बस लाइन आपको याद रखनी है जिससे आप सारी चीजों को पता कर सकते हैं। देखो, ऑलवेज बेटा जो डोनर होता है उसका चेक करना होता है। बेटा मैं आपसे सारे क्वेश्चन अभी करवाऊंगी, आप मुझे बताते जाना, तभी मेरे को सेटिस्फैक्शन आएगी कि आपको समझ में आया। ऑलवेज चेक एंटीजन, हमेशा जो डोनर आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसका हमेशा क्या चेक करना है, एंटीजन। एंड रेसिपिएंट का हमेशा चेक करना है, ऑलवेज चेक एंटीबॉडी। समझ में आ रही है बात, ऑलवेज चेक एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ये दोनों मैच कर गए तो गड़बड़ होगी बेटा, मजा नहीं आएगा, मजा तो बेटा कुछ नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी, मौत हो जाएगी। सुनो, इफ मैच, अब मैं समझाऊंगी क्या हो रहा है मैच होने पर। क्लम्पिंग अकर्स, भाई डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तुम्हारी आरबीसी की, अभी समझना। मैंने बोला जो बंदा ब्लड डोनेट कर रहा है, डोनर अगर ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, नोट करो, बिल्कुल नोट करो, बिल्कुल नोट करो। मैं कह रही हूं कि भैया हमेशा चेक करना है डोनर का एंटीजन, और जो रिसीव कर रहा है उसका एंटीबॉडी चेक करना है। रिसीवर चाहे कोई भी हो, डोनर चाहे कोई भी हो। और जब आप ऐसा चेक करते हैं और बाई चांस ये दोनों चीजें मैच हो जाती है, कैसे मैच हो जाती है अभी मैं दिखाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ये मैच हो जाती है, बी एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है, ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है, अगर ये चीजें मैच कर जाती है तो भैया आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन को अटैक कर देगी और ब्लड बेटा क्लम्प हो जाएगा, गांठे मतलब वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी बेसिकली। अगर ए एंटीजन को तुमने मैच कर दिया ए एंटीबॉडी के अगेंस्ट, दोनों मैच कर जाएगी, ब्लड डोनेट कर दिया, तो भैया एंटीबॉडीज तो एंटीजन पर अटैक कर देंगी, अटैक करके उसका खात्मा कर देंगी भैया।
क्लम्पिंग मतलब तुम बेसिकली ये समझ लो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई तुम्हारी, समझना। इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूं यहां। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा डोनर था, एंटीजन चेक किया, उसके पास एंटीजन है ए, और तुमने रिसीवर था, रिसीवर का चेक किया, उसके पास है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए। मैच कर रहा है ना ए और ए, मैच कर रहा है ना ए और ए। अगर ये ए और ए मैच कर गया तो ये जो होगा बेटा, सॉरी, ये जो एंटीबॉडीज है इसका मतलब क्या है, एंटी ए का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए। एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए विल बेटा अटैक दी एंटीजेंस, और जब ये एंटीजन को अटैक करेगी तो तुम्हारी ये जो आरबीसी है ना बेटा, ये आरबीसी हो जाएगी डिस्ट्रॉय और ये हो जाएगा क्लम्प, और ऐसे केसेस में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। धन्यवाद अब्दुल बेटा। क्या आपको मैं एक बारी अब क्वेश्चंस पूछूं लगातार? थोड़ा 5-7 मिनट लगेगा क्वेश्चन पूछने में, बट पूछ लेती हूं तो मुझे थोड़ी तसल्ली होगी। अभी मैंने प्लस और माइनस की बात नहीं की है, प्लस और माइनस की बात नहीं की है, वो वाली बात मैं बाद में करूंगी। क्या आपको बेटा ये वाली बात समझ में आ गई है? यस यस एवरीवन। ठीक है, क्या चेक करोगे? एंटी डोनर का हमेशा एंटीजन, रेसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी। चलो चेक करते हैं। चलो, इसे तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना भी है, इसे तुम अपने नोटबुक में लिखो। तो मैं ना बोर्ड को डिवाइड कर देती हूँ थोड़ा ना, ताकि मेरे को हेल्प हो, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में कर पाएंगे। थोड़ा बोर्ड को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। चलो, मैं रेसिपिएंट देख रही हूं, रेसिपिएंट में देख रही हूं ए है रेसिपिएंट। तुम्हें चेक करना है कि ए वाले बंदे को कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब मैंने देखा कि मैम रेसिपिएंट अगर ए है तो आपने बताया था कि इसमें देख लेना कि मैम इसके पास एंटीबॉडीज कौन सी है। अगर मैम रेसिपिएंट ए है तो इसके पास एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज बी। रेसिपिएंट अगर बेटा ए है, रेसिपिएंट वाला बंदा अगर ए है, एक बच्चा कह रहे डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है, हाँ तो यहीं से तो आना चालू होता है बेटा, है ना। अगर तुम्हारा रेसिपिएंट बेटा ए है तो तुम्हें उसकी एंटीबॉडी चेक करनी थी, है ना। तो एंटीबॉडी तुमने चेक कर ली, उसके पास बी के लिए एंटीबॉडीज है। अब चेक कर लो बेटा कि इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है। तो मैं लाइन से लिखती हूं, ए बी एंड ओ, ये सारे आपके डोनर्स है। डोनर्स का हमेशा क्या चेक करना होता है, एंटीजन, और अगर ये मैच कर जाए तो आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर तुम ए ब्लड ग्रुप को देखोगे तो इसके पास एंटीजन क्या है, ए एंटीजन। क्या ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी मैच कर रहे हैं? बेटा मेरे को आंसर दो, आप आंसर दो। बहुत बढ़िया है, अगर आप समझ गए तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है भाई कि आप समझ गए। इसके पास ये एंटीजन है, इसको मैच करो जरा इससे, क्या ये मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, यानी कि ब्लड डोनेट कर सकता है। इसका एंटीजन चेक करो, इसका एंटीजन है बी, क्या बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी मैच कर रहे हैं? यस, तो ये डोनेट नहीं कर सकते, ये डोनेट नहीं कर सकते। मैम ए बी वाले के एंटीजन जरा चेक करना, इसके पास ए वाला एंटीजन भी है, बी वाला एंटीजन भी है। मैम देखो ए के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके पास क्योंकि बी भी एंटीजन है तो बी वाला एंटीजन तो मैम इसमें समस्या कॉज करेगा, यानी कि इसको भी डोनेट नहीं कर सकते। मैम ओ वाले के एंटीजन चेक कर लो, इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, इसको बिंदास दे दो भाई, इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, इसको तो बिंदास डोनेट कर दो। मैम क्या आपको समझ में आ गई बात? यानी कि इसको ओ वाला बंदा डोनेट कर पा रहा है और ए वाला बंदा डोनेट कर पा रहा है। बेटा थम्स अप दे दो अगर आपको बात समझ में आई। ये अगर आपको नहीं भी लिखना है तो मैं डोनर तो बेटा टेबल के अंदर आपको लिखवा ही दूंगी, बट ये बच्चों जैसे इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुमने पहली बार टॉपिक पढ़ा है तो बच्चे जैसा समझाना पड़ेगा। यानी कि अगर बेटा ए बंदा है तो उसको सिर्फ ए वाला बंदा और ओ वाला बंदा ही डोनेट कर सकता है, और रीजन आपके सामने है, रीजन आपके सामने है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर बेटा आप ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए डोनर्स देखना चाहते हो तो इसका डोनर है सिर्फ ए और ओ, इसका डोनर है सिर्फ ए और ओ। लेकिन मैं सारी चीजें आपको वैसे ही बच्चों जैसे ही समझाऊंगी क्योंकि आपको जरूरत है बेटा। चलो अब देखते हैं बी वाले बंदे को कौन कौन डोनेट कर सकता है। चलो तुम भी बेटा अपनी नोटबुक में खुद से बना के देख सकते हो, तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रही हूँ रेसिपिएंट कौन है तुम्हारा, बी। तो मैम ने कहा था रेसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी चेक करना होता है, तो मैम इसके पास एंटीबॉडीज कौन सी वाली है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए। अब मैम एक बारी देख लो इसके पास इसके डोनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक बारी लाइन से लिख लो ए बी ओ।
मैम डोनर का हमेशा क्या चेक करना होता है? एंटीजन चेक करना होता है। तो हम इसका एंटीजन चेक कर रहे हैं, तो ए वाले बंदे के पास तो ए एंटीजन है, और ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी तो मैम मैच कर जाएंगी, क्रम्पिंग हो जाएगी, तो ये डोनेट नहीं कर सकता। बी वाले के पास मैम बी एंटीजन है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं कर रहे हैं, तो डोनेट कर सकता है। ए बी वाले के पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो मैम देखो बी के लिए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ए वाला एंटीजन जो है ना उसके लिए तो इसके पास एंटीबॉडीज है, यानी कि ये भी डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, और मैम ओ वाले बंदे के पास तो कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है भाई, इसको तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ये तो सबको ब्लड दे पा रहा है, ये सबको ब्लड इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि भाई इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। और डोनर का तो हमेशा एंटीजन चेक करते हो, जिसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है वो तो बेटा मस्त होकर सबको ब्लड दे सकता है। बट ये प्रैक्टिकल बेटा ट्रू नहीं होता, ये थ्योरेटिकल ट्रू होता है, ये थ्योरेटिकल ट्रू होता है ना? समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि बी वाले बंदे के लिए डोनर कौन कौन से निकल के आए बेटा मेरे पास? बी वाले बंदे के लिए मेरे पास डोनर निकल के आए बी और ओ, बी और ओ। अब बेटा ए बी वाले बंदे की देखना कितनी ऐश है, देखो यहाँ पे ए बी वाले बंदे की कितनी ऐश है, देखो। अब मैं कह रही हूँ रेसिपिएंट कौन है? अब मैं कह रही हूँ जो तुम्हारा रेसिपिएंट है वो है तुम्हारा ए बी। अब बेटा इसके लिए तो तुम्हें कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा रेसिपिएंट ए बी है, रेसिपिएंट का हमेशा क्या चेक करते हो? एंटीबॉडी। इसके पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है उसको तो कोई भी बेटा ब्लड ग्रुप उठा के दे सकते हो, क्योंकि उसके पास तो मारने के लिए कुछ है ही नहीं, उसके पास तो मारने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। क्लम्पिंग तो तब होगी ना जब एंटीबॉडीज होंगी इसके पास। अब इसको बेटा तुमने उठा के ए डाल दिया, ए के पास ए एंटीजन होता है, इसके पास उसके लिए एंटीबॉडी नहीं है। बी वाला डाल दिया, बी के पास बी एंटीजन है, उसके लिए भी एंटीबॉडी नहीं, इसके पास तो किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं है, ये क्या फाइट करेगा? यानी इसको तो बेटा सब मिलके ब्लड दे सकते हैं भाई, बल्ले बल्ले शावा शावा। इसको तो ए भी ब्लड दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, इसीलिए ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसीलिए तो बेटा ये क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आई? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। पर ओ को देखो बेटा बेचारा, इसने तो सबको बेटा दुश्मन बना रखा है। इसको तुम ए दोगे, ए वाले के लिए भी एंटीबॉडी है, इसको तुम बी दोगे, बी के लिए भी एंटीबॉडी है, इसको तुम ए बी दोगे, दोनों के लिए एंटीबॉडी है। यानी कि ये बेचारा तो बेटा सिर्फ ओ से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस। इसको घर जाके बेटा प्लीज जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसे ही घर जाके एक बार प्रैक्टिस करके देखना। टॉपिक तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, सुपर इजी है, बट फिर भी बेटा आप इसको जाके ना एक बार प्रैक्टिस करना। तुम देख रहे हो बेटा ओ वाला बंदा हर किसी को ब्लड दे रहा है भाई, बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं बेटा, थैंक यू बोलो हमें, थैंक यू बोलो। बट बेटा प्रैक्टिकली ये चीज ऐसे ट्रू नहीं है, ठीक है? ये हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि मैच कर गया तो आप एकदम से ब्लड डोनेट कर सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जिससे कंसिडर किया जाता है, बट थ्योरेटिकली नीट पर्सपेक्टिव से आप पढ़ोगे तो आप यही कहोगे ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या इस बात को एक नोट डाल के हम लिख लें, फिर हम RH ब्लड ग्रुपिंग पे बेटा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। डन 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 हो गया है सारे बच्चों का? तो एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। डन 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 डन। एक बार यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रेसिपिएंट वाला पॉइंट लिख लेते हैं और फिर बेटा हम RH वाला जो ब्लड ग्रुपिंग है ना उस पे थोड़ा सा बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? डन ऑल द किड्स? चलिए, वेरी नाइस। चलिए एक नोट डाल के लिखते हैं, O is the universal donor and AB is the universal recipient. AB is the universal recipient. इसको फटाफट से नोट करो बेटा। अब हम ABO के बाद
हम पढ़ने जा रहे हैं RH की ब्लड ग्रुपिंग। RH इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, और RH का जो एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट है वो ABO वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले फटाफट से इसे करो। ABO RH ब्लड ग्रुपिंग कराने के बाद ना बेटा पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि फिर मैं देखूंगी कि अगर टाइम बेटा हमारे पास बचता है ना तो ही मैं तुम्हें ना उसका अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी। पहले मैं RH ब्लड ग्रुपिंग कराने के बाद आपको पहले क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम ना, क्योंकि RH ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस जो है वो मैं तभी पढ़ाऊंगी बेटा जब हमारे पास इसके बाद टाइम बचेगा तो, ठीक है, क्वेश्चंस करने के बाद। करें आगे? यस एवरीवन, करें आगे? ठीक है, चलिए यहीं पे मैं वैसे यहां पे नहीं लिखती हूं, मैं नेक्स्ट पेज में लिखती हूं। ठीक है, करते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग। RH ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, RH ब्लड ग्रुपिंग। ABO तो पढ़ चुके हैं, अब हम RH ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RH? बहुत इजी है, वैसे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। RH नाम कहां से आया? तो पहली बात तो RH इज अ फैक्टर। RH फैक्टर ये भी सरफेस एंटीजन ही होता है, जैसे आपने A एंटीजन, B एंटीजन पढ़े ना बेटा, ये भी वैसे ही सरफेस एंटीजन होता है ऑन RBC। समझो मेरी बात ध्यान से, जैसे आपने A एंटीजन बोला, B एंटीजन बोला, A एंटीजन बोला, B एंटीजन बोला बेटा, आपने AB एंटीजन बोला, जैसे वो एंटीजन्स होते हैं RBC के सरफेस पर, बिल्कुल वैसे ही एंटीजन होता है आपका RH फैक्टर या RH एंटीजन। लेकिन हम सब में नहीं होता। जैसे बेटा अगर तुम मेरा ब्लड ग्रुप देखो, मेरा ब्लड ग्रुप है O ब्लड ग्रुप, तो मेरे पास तो वैसे A वाले और B वाला भी तो एंटीजन नहीं था ना। जिसका A ब्लड ग्रुप होता है उसके पास A एंटीजन था, जिसका B ब्लड ग्रुप होता है उसके पास B एंटीजन था, जिसके पास AB ब्लड ग्रुप था उसके पास A और B दोनों एंटीजन थे। मेरे पास तो कोई एंटीजन ही नहीं था। वैसे ही RH एंटीजन भी हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन होता क्या है, RBC के सरफेस पर पाए जाने वाला एक एंटीजन। और बेटा मंकीज की एक कैटेगरी होती है, देयर आर अ ग्रुप ऑफ मंकीज जिन्हें बोलते हैं रीसस मंकीज, रीसस फैक्टर बोलते हैं इसीलिए इसे। तो ये RH जो फैक्टर है ये पहली बार उन रीसस मंकी में मिला था और वहीं से इसका नाम पड़ गया RH फैक्टर। पहले तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। क्या बोला बेटा मैंने कहा RH फैक्टर वॉज फर्स्ट फाउंड in rhesus, a particular type of beta monkey, rhesus monkey, from where it got its name, from where it got its name RH या name rhesus factor, रीसस फैक्टर। और रीसस फैक्टर का मतलब है RH फैक्टर। रीसस फैक्टर का मतलब है RH फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर। और बहुत सिंपल सी बात है मैम, देखो दो ही पॉसिबिलिटी है RH फैक्टर के लिए, या ऐसे लिखो RH जो होता है, दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा, एक कि ये प्रेजेंट होगा, एक कि ये प्रेजेंट नहीं होगा। एक है कि ये प्रेजेंट होगा, एक है ये प्रेजेंट नहीं होगा। RH नंबर 1 प्रेजेंट ऑन RBC, और एक होगा बेटा जब ये प्रेजेंट नहीं होगा RBC पे, नॉट प्रेजेंट ऑन RBC, नॉट प्रेजेंट ऑन RBC। दो ही सिचुएशंस है मैम। अगर मैम RH प्रेजेंट है तो बंदा हो जाता है, जो कि बेटा अगर आप पॉपुलेशन देखोगे 80% पॉपुलेशन जो होती है उसके RBC के ऊपर RH प्रेजेंट होती है। 80% जो हमारी पॉपुलेशन है बेटा उसके पास RH प्रेजेंट होता है, 80% हमारी पॉपुलेशन। और अगर RH प्रेजेंट है तो बेटा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो RH पॉजिटिव है, और अगर बेटा RH नहीं है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव,
समझ रहे हो? अगर तुमने नेगेटिव बोला है ना तो तुम ये समझो कि तुम्हारे आरबीसी के ऊपर RH वाला एंटीजन नहीं है। अगर तुमने RH पॉजिटिव बोला है, तुमने A पॉजिटिव बोला, B पॉजिटिव बोला, O पॉजिटिव बोला, तो फिर आपके पास RH एंटीजन होगा। अब मैं तुम्हें डायग्राम से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो तुम थोड़ा सा मुझे बताना कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। RH का तो सिंपल सा फंडा है भाई, अगर RH तुम्हारे पास है आरबीसी के ऊपर तो तुम्हारी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर बेटा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। पर 80% बेटा 80% जनता के पास बेटा, पॉपुलेशन के पास RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। डन 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 हो गया तो एक थम्स अप दे दो। फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो तुम्हें लिखना है बेटा और बनाना भी है। बोल रही हूँ ना, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, पर इस बेसिक को बनाओ, हवा में मत उड़ना कि मेरे को आ गया है समझ, बाद में ना तुम्हें भूल जाता है। तो इतना हवा में नहीं होना कि बनाना है बेटा, जो भी चीज बना रही हूँ वो सारी चीज बनाना, ठीक है? डन 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 एवरीवन। चलिए मैं ना एक चीज बना रही हूँ, अब इसे बेटा मेरे साथ में बनाना है एक बारी, इसलिए थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। मुझे आप बताते जाना कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है। नंबर 1, एक ही रंग से बनाती हूं ताकि ना अब, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो तो तुम सारा बता पाओगे। सबका बेटा तुम पूरा नाम लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सारा तुम लिखो। सारे ब्लड ग्रुप के नाम लिखो बेटा, सीक्वेंस में एक ही कमेंट में सारे आंसर लिखो। आपने ये बनाया, आपने RH बनाई यानी ये पॉजिटिव है, आपने A एंटीजन दिखाया यानी कि ये A पॉजिटिव है, आपने सिर्फ A दिखाया हुआ है RH नहीं दिखाया हुआ है यानी कि ये A नेगेटिव है, आपने बेटा B दिखाया है और RH भी दिखाया है यानी कि ये B पॉजिटिव है, आपने B दिखाया है बट RH नहीं दिखाया तो ये B नेगेटिव है, अगर आपने RH भी दिखाया है, A भी दिखाया है, B भी दिखाया है तो ये हो जाएगा AB पॉजिटिव। अगर आपने बेटा A और B तो दिखाए हैं बट RH नहीं दिखाया यानी कि ये हो जाएगा AB नेगेटिव। आपने RH दिखाया हुआ है और कोई भी एंटीजन नहीं दिखाए हुए हैं तो ये होगा O पॉजिटिव। और अगर आपने कोई भी बेटा चीज नहीं दिखाई हुई है, ना RH ना कोई एंटीजन, ये हो जाएगा O नेगेटिव। पहले मुझे बताओ क्या इसको समझने में कोई दुख दर्द समस्या, कितना ईजी है बताओ, कितना इजी है बेटा, एक बात बताओ, यस और नो। क्या क्या इसमें कोई डिफिकल्टी थी? बस इसमें बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वो चीज अगर आप याद रखोगे तो जो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोला जाता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको, वो वाला टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? कितना इजी है, अब आपको लगेगा ही नहीं कि इतना डिफिकल्ट टॉपिक था। तो एक बारी वो वाली चीज समझते हैं जो मैं अगले टॉपिक के लिए काम में आएगी, फिर पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस। देखो बेटा, जैसे तुम अपने ब्लड एबीओ ग्रुपिंग के लिए बोलते हो ना कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास बी के लिए एंटीबॉडीज हैं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास ए के लिए एंटीबॉडीज हैं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरे पास ए के लिए भी एंटीबॉडीज है, बी के लिए भी एंटीबॉडीज है। ये आपके बॉडी के अंदर एबीओ ग्रुपिंग के एंटीबॉडीज जो होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर तेरा ब्लड ग्रुप ए है तो तेरे पास बी के लिए एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर तेरा ब्लड ग्रुप बी है तो तेरे पास ए के लिए एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद है बॉडी के अंदर। बट बेटा आप एक बात सोच के, पहले मुझे धीरे धीरे बताना बेटा, कोई टाइम का लोड नहीं है, आप मेरे को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना। जैसे हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर ए एंटीजन है तो बंदे के, जिसका ए एंटीजन नहीं है उसके पास ए के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, या जिसका बी ब्लड ग्रुप है और किसी का नहीं है, ऐसे समझो ये एक पर्सन नंबर 1 है,
बनाना मत, ये बनाना मत, ये बनाना मत, ये बनाना मत बेटा, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। ये बंदा एक है, पर्सन नंबर 1, ये बंदा है पर्सन नंबर 2। हमने ये पढ़ा ना कि भाई अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप अगर बी है, तो इन भाई साहब के पास पहले से ए के लिए एंटीबॉडीज होंगी और इन भाई साहब के पास पहले से बेटा बी के लिए एंटीबॉडीज होंगी। ये पढ़ा या नहीं? पढ़ा या नहीं है बेटा तुमने? ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना, ठीक है, कि भाई अगर ए वाला बंदा था तो मैम आपने कहा कि बी के लिए एंटीबॉडीज है, और अगर मैम बी वाला बंदा है तो ए के लिए एंटीबॉडीज है। ये तुमने पढ़ा कि नहीं? पहले से प्रेजेंट है। तो मैम इस हिसाब से तो आपको ये भी मैम बताओ, इस हिसाब से तो मैम अगर आपने बोला कि ये ए पॉजिटिव है और ये मैम बी नेगेटिव है, तो इस हिसाब से तो मैम अगर कोई नेगेटिव है, किसी के पास वो एंटीजन नहीं है, तो यानी कि उसके पास उसके लिए एंटीबॉडीज होनी चाहिए कि नहीं? एंटी आरएच होना चाहिए कि नहीं? यार इसके पास एंटीबॉडीज ए क्यों बनी? क्योंकि इसके पास ए एंटीजन नहीं था ना, तो ए इसके लिए विदेशी था, इसके लिए ए फॉरेन था, इसीलिए तो इसने ए के लिए एंटीबॉडीज बनाई। जो तुम्हारे पास नहीं होता तुम उसके लिए एंटीबॉडीज बना के रखते हो, जो तुम्हारे पास नहीं होता तुम उसके लिए एंटीबॉडी बनाते हो ना। ए वाले बंदे ने बी के लिए बना के रखा है, बी वाले बंदे ने ए के लिए बना के रखा है, ए बी वाले के लिए तो दोनों अपने हैं, तो उसने किसी के लिए नहीं बनाया। ओ वाले बंदे ने दोनों के लिए बना दिया एंटीबॉडीज, क्योंकि उसके पास उस दोनों में से कोई एंटीजेंस नहीं है। बट आरएच के केस में, बट आरएच ब्लड ग्रुपिंग के केस में आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज नहीं होते, भले ही आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ही क्यों ना हो। आपके पास आरएच एंटीजेंस नहीं है, हिसाब से तो आप इस हिसाब से पढ़ोगे तो आप कहते हो कि आपके पास आरएच एंटीबॉडीज होनी चाहिए, बट आरएच एंटीबॉडीज पहले से बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लाइक योर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आपके पास आरएच के लिए एंटीबॉडीज पहले से मौजूद नहीं होती। आपका ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो आप इस लॉजिक से अगर जाओगे तो यस मैम, पहले से आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए थी, जैसे ब्लड ग्रुप नॉर्मल के केस में हो रहा था। बट आरएच की एंटीबॉडीज बेटा पहले से प्रेजेंट नहीं होती, ये तभी जनरेट होती हैं जब आप एक्चुअल में जो आप पढ़ते हो ना कि एंटीजन बॉडी के अंदर आता है, फिर एंटीजन के अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तो एक्चुअल में आरएच की एंटीबॉडीज तभी बॉडी में बनेगी जब आप आरएच एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आओगे। आप जब एक्चुअल में आरएच एंटीजन के कांटेक्ट में आओगे तब बॉडी कहेगी कि भैया ये तो विदेशी है, ये तो मेरे पास नहीं है, तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाती है। ये पहले से प्रेजेंट नहीं है। और बेटा यही वाली चीज आपको अगला टॉपिक समझने में बहुत हेल्प करने वाला है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? क्या बोला बेटा मैंने? आरएच की एंटीबॉडी, सिर्फ एक लाइन याद रख लो, RH antibodies are not present from the beginning, पहले से प्रेजेंट नहीं है, जैसे आप इनके लिए पढ़ रहे हो। नेगेटिव वाले बंदे के पास तो होनी चाहिए थी मैम, क्योंकि नेगेटिव के पास RH एंटीजन नहीं है, जिसके पास जो एंटीजन नहीं होता वो उसके लिए एंटीबॉडी बना के रखता है। बट मैम नेगेटिव वाले बंदे के पास भी पहले से RH एंटीबॉडीज नहीं होंगी, वो तभी बनेगी जब उसकी बॉडी के अंदर बाई चांस कहीं से RH एंटीजन्स आ जाए, तब उसकी बॉडी को अचानक से रियलाइज होगा कि भैया ये तो मेरे पास नहीं था, तो मैं उसके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने आपको 2-3 बार और बता दिया, ठीक है? यस। अब बेटा अगले दिन ना फिर से यही वाला सेम कॉन्सेप्ट भी मैं रिपीट करूंगी, बट आप ना बहुत ध्यान से सुना करो यार, 4-5 बार बताया जाता है, बिल्कुल ध्यान से सुना करो, ठीक है? तो इसको बेटा मैं नोट डाल के लिखवाती हूं और फिर हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगला टॉपिक अगले दिन ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं कह रही हूं RH एंटीबॉडीज जिन्हें बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, एंटी RH, जिन्हें हम लिख सकते हैं एंटी RH, आर नॉट प्रेजेंट in RH negative person's plasma from the beginning, from the starting they are only developed
they are only developed when the Rh negative person is exposed to Rh antigen. exposed का मतलब जब उसके कांटेक्ट में आता है. यूजुअली तो बेटा बॉडी के अंदर ऐसा ही होता है. आर नॉट बेटा यूजुअली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती भी तो तभी है. बेटा इमेजिन करो, आपकी बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया जाएगा तभी तो बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी. जब आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन अंदर जाता है, बैक्टीरिया हो गया बेटा, वायरस हो गया बेटा, या आपके कोई भी बेटा जो आप पैथोजेंस पढ़ते हो, बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स, जब आपके बॉडी में वो बीमारी फैलाने वाले एंटीजेंस बॉडी के अंदर जाते हैं तब बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है. पहले से थोड़ी एंटीबॉडी बनी बनाई बॉडी के अंदर बैठी हुई है. यूजुअली तो ऐसा ही होना चाहिए. पर ए बी ब्लड ग्रुप के लिए हम बोलते हैं कि आपका अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आपके पास एंटीबॉडी ऑलरेडी है बी के लिए, बी है तो ऑलरेडी एंटीबॉडी है ए के लिए. पर आरएच के केस में नॉर्मल वाला प्रोसीजर फॉलो होता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आप तभी एंटीबॉडी बना पाओगे आरएच के अगेंस्ट में जब आपके बॉडी के अंदर आरएच कहीं ना कहीं से एक्सपोज होगा, आपकी बॉडी में आरएच एंटीजेंस एंटर करेंगे. ठीक है, आज की क्लास बस मैं यहीं तक कर रखूंगी. एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चंस करेंगे कुछ बेटा 2-4. ठीक है, यस एवरीवन, यस एवरीवन. एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, फिर हम एनसीईआरटी कैटलिस्ट, हमारे असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं, बिल्कुल उसको बेटा फटाफट से करेंगे. लेकिन एक बारी पहले एनसीईआरटी से इसको रीड कर लेते हैं. ठीक है, एज यू नो ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपियर्स टू बी सिमिलर. बोला कि मैम भले ही सिमिलर दिखते हो बट मैम ब्लड जो होता है सारे ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट होता है. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन. मैम अलग अलग टाइप की ग्रुपिंग होती है, पर जो 2 ग्रुपिंग्स पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होती है वो हमें पढ़नी है. 2 such groupings, ABO blood grouping and RH blood grouping are widely used all over the world. ठीक है, ABO blood grouping is based on the presence or absence of 2 surface antigens, a chemical that can induce immune response. मैंने बताया ना, एक ऐसा केमिकल, एंटीजेंस यूजुअली वो केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में एंटर करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, मतलब कि उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाती है. And these are present on beta RBC surface, namely A and B. ठीक है, similarly the plasma of different individual contains 2 natural antibodies, proteins that are produced in response to antigens. बोला कि मैम उसी प्रकार से बॉडी के अंदर हमारे प्लाज्मा पार्ट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, और ये एंटीबॉडीज बेटा ये भी प्रोटीनिशियस ही होती हैं, ये भी प्रोटीन की ही होती है, प्रोटीन की ही बनी होती है. ठीक है, और ये बनती है अगेंस्ट द एंटीजेंस. The distribution of antigens and antibody are given in the beta figure A, B, ABO, O. You will probably know that during the blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of the donor has to be checked and carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, यानी कि destruction of RBC. बोला कि आपको ये भली भांति पता होगा कि ऐसे ही मुंह उठा के किसी का भी ब्लड किसी के भी अंदर डोनेट नहीं कर सकते. आपको ब्लड ग्रुप मैच करने पड़ते हैं, और आपको कैसे बेटा चेक करना है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ. इन केस अगर आपने ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया और मिसमैचिंग कर दी और ब्लड डोनेट कर दिया तो ऐसे केसेस में क्लम्पिंग हो जाएगी, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. और बोला है आप टेबल को देख सकते हैं इस चीज को समझने के लिए. बेटा ये वही सेम टेबल है, इसको वापस से बताने की कोई जरूरत नहीं है. ए ब्लड ग्रुप यानी ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप यानी बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप यानी ए और बी एंटीजन दोनों, ओ ब्लड ग्रुप यानी कि कोई एंटीजन नहीं है, है ना. और सेम बेटा वही सेम चीज, कौन किसको डोनेट कर सकता है. फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्संस विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर. ऊपर के टेबल से देख के पता चल रहा है कि ये ओ वाले भाई साहब हर किसी को ब्लड देते हैं, इसीलिए ये होते हैं यूनिवर्सल डोनर. Whereas beta person with AB blood group can accept blood from person with AB
as well as other blood group and hence such person are called as universal recipient. AB वाला बंदा हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है, इसीलिए ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ठीक है. अब देखो बेटा एक बारी, अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन rhesus monkey, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है RH. It is also observed on the RBC surface of majority, nearly 80% of human. मैम एक और एंटीजन होता है RH एंटीजन, और ये भी RBC के ऊपर होता है. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स के ऊपर मैम ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है. Such individuals are called RH positive. अगर RH एंटीजन है तो RH positive, and बेटा in which the antigen is absent they are called as RH negative. जिसके पास नहीं है नेगेटिव, जिसके पास है वो पॉजिटिव. ठीक है. अब बेटा ये वाली बात मैं अगली क्लास में पूरा पढ़ के समझाऊंगी. ये नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा हम रखते हैं. अब हम शुरू करेंगे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन. ठीक है. कोगुलेशन ऑफ ब्लड तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ब्लड कोगुलेशन. हाँ, अब हम बेटा कैटलिस्ट, एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चन पहले दिख गया था तुम्हें. शुरू करें बेटा. क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस पोल क्रिएट कराऊं, पोल कंडक्ट कराऊं? देखते हैं तो पता चलेगा ना तुम्हारी क्लास में से कितने प्रतिशत लोग सही आंसर दे रहे हैं. एनसीईआरटी कैटलिस्ट बेटा अ वेरी यूजफुल सीरीज जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. हालांकि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको क्लास में रीड करा देती हूँ, बट फिर भी. ठीक है. एक बच्चा कह रहा है स्पैम रॉन्ग. क्यों भैया कर दे तू स्पैम रॉन्ग? कह रहे स्पैम करो रॉन्ग. भैया जॉब है क्या तुम्हारी? जॉब वॉब है क्या? पैसे वैसे मिलते हैं क्या रॉन्ग लिखने के, फलाना लिखने के, ढिमकाना लिखने के? पैसे मिलते हैं क्या? चलिए कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है बेटा. मैं आपको 60 सेकंड का टाइम दूंगी या 45 सेकंड्स का टाइम दूंगी. चलो 45 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देती हूं, आप कीजिएगा. ठीक है. चलो पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, और करते हैं बेटा आप लोगों के लिए एक पोल कंडक्ट. अगर आपके पास पोल नहीं आता है तो आप बेटा नॉर्मली कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर दीजिएगा. फालतू के बेटा रॉन्ग स्पैमिंग मत कीजिएगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. नए क्वेश्चंस को आपको नोट बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, बिल्कुल भी क्वेश्चंस को नोट नहीं करना है. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है. ठीक है. चलिए read the following and choose the correct answer. Blood has plasma and formed elements. Serum cannot clot. बहुत ही इजी पहला सवाल आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है. क्या ब्लड में बेटा प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैम, एब्सोल्युटली ट्रू. ब्लड हैज बेटा प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है. क्या सीरम क्लॉट नहीं कर सकता? डेफिनेटली मैम, सीरम क्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हटा दें तो वही कंपोनेंट तो मैम सीरम होता है. तो दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है. पहला सवाल बेटा आई होप आसान था, आप में से ज्यादातर भारतीयों ने सही किया होगा, बट ये गंदी परफॉर्मेंस है बेटा. ये सेकेंड स्टेटमेंट इन फर्स्ट इज करेक्ट. ये क्या है बेटा? 18% भारतीय कौन सी जगह से पढ़ रहे हैं? गलती से गलत क्या हो जाता है? गलती से गलत नहीं होता है, गलती से नंबर कटते हैं. जब तक ये परफॉर्मेंस 95% नहीं होती तब तक ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. सिर्फ 73% बच्चों ने इतने बेटा हलवा जैसे सवाल में बेटा आपने आंसर दिया है. चलिए अपने आपको नंबर भी देते जाइए बेटा. हमें मिल गए +4. हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. ठीक है. और ये आपको बेटा यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगी अभी. पहले आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फिर हम करेंगे बेटा, आपको एनसीईआरटी से दिखाएंगे ये दोनों चीजें. चलिए 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 शुरू करते हैं बेटा ये सवाल. कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गई. भैया मिस्टेक का मतलब ही गलती होती है, मिस्टेक का मतलब ही गलती होती है भाई. चलो चलो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजेंस खुद पढ़ो और फिर मैं बेटा बताऊंगी. आप खुद से पढ़िए इस चीज को, खुद से पढ़िए इस चीज को.
जब पोल बेटा वो हो जाएगा तभी मैं आपको पढ़ के फिर बताती हूँ, क्योंकि ना मैं पढ़ दूंगी तो आपको ना मेरी ऊपर नीचे वॉइस से भी समझ में आ जाएगा कि मैम क्या बोल रही हैं। डन। अब मैं सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करूं। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन्स आर ब्लड प्रोटीन्स। कर लिया है सारे बच्चों ने? आंसर मार्क कर लिया है? ऑप्शन ही नहीं है मुझे लग रहा है, ऑप्शन ही नहीं है भाई, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है यार, ऑप्शन ही नहीं है। जिसने भी आंसर दिया है बेटा, देखो सच बता रही हूं, इसमें आप बोनस वोनस मत करना, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जिसने भी बेटा डी आंसर दिया है ना, अपने आपको माइनस नंबर देना। देखो, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन आर ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इन एक्टिव स्टेट नहीं होता बेटा, क्योंकि फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन्स तो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्रोटीन्स तो हैं, बट फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये फॉल्स है। फिब्रिनोजेंस आर थ्रेड फॉर्मिंग द क्लॉट। फिब्रिनोजेंस बिल्कुल भी थ्रेड नहीं होते। अरे तुम बड़े आए बोनस वाले, तुमने इस स्टेटमेंट को करेक्ट बोला है। जितने भी लोगों ने बेटा डी आंसर दिया है उसको ये स्टेटमेंट करेक्ट लगी है। झूठ मत बोलो बेटा, बायोलॉजी की कसम है तुम्हें, पाप लगेगा। नीट में गलत हो जाएगा क्वेश्चन, पाप लगेगा। तुमने ये इसीलिए आंसर दिया है क्योंकि तुम्हें लगा फिब्रिनोजेंस ही तो क्लॉट होते हैं। फिब्रिनोजेंस नहीं होता, फिब्रिन्स होते हैं, फिब्रिन्स होते हैं। ठीक है ना? दोनों स्टेटमेंट बेटा गलत है, और ये ऑप्शन में नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट गलत है। हाँ, डी आंसर दिया है, फिर कह रहे हो कितने, देखो। हाँ, नहीं तो कोई बोनस कुछ नहीं है। फिब्रिन्स होते हैं, फिब्रिनोजेंस नहीं होते। सच्ची सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुमने यही सोच के आंसर दिया था। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। चलो अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एक बार देख भी लो बेटा। देखो, एक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सीरम प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, इसीलिए सीरम क्लॉट नहीं हो सकता। और ब्लड बेटा, ब्लड में मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा में बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, है ना। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जो फिब्रिनोजन और बेटा प्रोथ्रोम्बिन की मैंने बात की थी। चलो अगला क्वेश्चन, आप लोगों को बेटा कम समय दूंगी, फटाफट से करो, देखते हैं। चलो 30 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जाएगा। तुम बहुत चंट हो, जल्दी सपोले हो, सही वाले। हाँ, चीटिंग क्या होती है मेरे को, तुम्हें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हें लग रहा था डी ही करेक्ट है। झूठ क्यों बोलते हो इतना बेटा? हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। ये है एनसीईआरटी कैटलिस्ट का कमाल कि एनसीईआरटी की लाइन से भी क्वेश्चंस पूछ लो, एनसीईआरटी कितनी भी क्लास में पढ़ा लो, पर एनसीईआरटी कैटलिस्ट में एकदम पोपट बन जाएगा तुम्हारा। क्या है ये परफॉर्मेंस? 47, और ये 22% जनता, और ये 15% जनता, और ये 14% जनता। क्या क्या कहां हो? तुम्हारा दिमाग किधर को है? 20, 30, 40, 50, मोर देन 50% लोगों ने तो गलत आंसर दिया है। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, सही बात है, बट ऑल मैमल्स में कहां है? कैमल एंड लैमा, कैमल एंड लैमा में कहां होती है? These molecules play a insignificant role in transport of respiratory gases. Insignificant थोड़ी है, significant है भाई। पोल नॉट वर्किंग से कुछ नहीं होता है। जितने लोगों का पोल वर्किंग था उतने लोगों ने कैसा आंसर दिया, एक बार देखो ना, कमेंट में आंसर दो, अपने आप को नंबर दो, ध्यान से वर्ड्स को पढ़ो। इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट होता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपके पास पोल नहीं आ रहा तो आप बेटा कमेंट में आंसर दो, जिनके पास जा रहा है वो तो बेटा यूज कर रहे हैं ना पोल्स का, और फिर गलत आंसर दे रहे हैं। ये देखो,
बोला आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स, ऑल मैमल्स थोड़ी बोला है। और ये भी बोला है कि दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, इनसिग्निफिकेंट थोड़ी है, इनसिग्निफिकेंट थोड़ी है, सिग्निफिकेंट रोल है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए बेटा ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ो, ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यही तो बेटा प्रैक्टिस है ना, कि जो इनकरेक्ट रीड कर रहे हो पेपर में जाके अल्टीमेटली गलत रीड ना करो, यहाँ पे करेक्ट रीड करो। यहाँ पे गलतियां कर रहे हो चलो कोई बात नहीं, पर मेन पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, देखते हैं तुम्हारी कैटलिस्ट ने तुम्हारे अंदर बेटा कितनी एंजाइमेटिक रिएक्शन कराई है। क्वेश्चंस तुम्हारे इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि तुम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, मैंने क्या कोई बेटा कहीं और से क्वेश्चन बनाए, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं, पर फिर भी तुम्हारी गलती होती है क्योंकि तुम सुनते नहीं हो। ये अच्छे क्वेश्चंस है, यही अच्छे क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को पता है कि भैया ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है ठीक से। चलो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीबॉडी, नहीं टू सरफेस एंटीजन, यानी कि ये फॉल्स, एंटीजन्स होते हैं, टू सरफेस एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडीज नहीं होते आरबीसी के ऊपर। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, ये बात तो बिल्कुल सही है यार, ये बात तो ट्रू है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, सारे ब्लड को आप यूज नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है, तो फर्स्ट फॉल्स है दूसरा करेक्ट है, फर्स्ट फॉल्स है दूसरा करेक्ट है, मैच करना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं, ये तो है बेटा तुम्हारे हाल। 47% बच्चों ने दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट बताया। भाई सरफेस एंटीजेंस होती है, सरफेस एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में होती है। ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस को चेक करते हो, एंटीजन तो आरबीसी के ऊपर अभी अभी पढ़ा था, अभी अभी पढ़ के शगुन कर दिया। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन। ये देखो लिखा भी हुआ है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस, अब भी पढ़ाया मैंने क्लास में, अब भी को पढ़ाया। और बाकी ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, डोनेट करने के लिए चेक करने का है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए, ओ गॉड मैम, यही तो होता है बेटा, यही तो बेटा कैटलिस्ट तुम्हारे जीवन में अभी आग लगाएगी। देखो आग नहीं लगाएगी बेटा, ये इसीलिए बनाई गई है ताकि तुम ना अपनी गलतियां पहचान सको कि भाई देख तेरे एनसीईआरटी के तेरे सामने क्वेश्चन बनाए हैं फिर भी तू गलती कर रहा है, इसीलिए बनाए गए हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है और करो स्पैमिंग। चलो, एन इंजरी कॉजेज ब्लड कोagulation, injury stimulates platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. जल्दी बताओ, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट्स को। इंजरी से ब्लड कोagulation होता है, ट्रू। इंजरी से स्टिमुलेट होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स जो बेटा रिलीज करती हैं कुछ फैक्टर्स को, जिससे वो मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होनी है, बिल्कुल सही। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है बेटा, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई इंजरी से प्लेटलेट स्टिमुलेट होते हैं जो कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। इंजरी कॉजेज ब्लड कोagulation बिकॉज इंजरी से ही मैम प्लेटलेट्स स्टिमुलेट होते हैं जो सर्टेन फैक्टर रिलीज करते हैं। आई होप ये आपकी क्लास में ज्यादातर लोगों ने सही दिया हो। देखो आसान क्वेश्चन थोड़ा सा बना दिया ना तो खुश हो गए, फिर भी 90% नहीं ले आ पाए तुम लोग, इतने पे अटक गए। चलो आई होप तुम्हें बेटा एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चन मजेदार लगे होंगे। और देखो हमने ये लिखा भी है, इंजरी स्टिमुलेट द प्लेटलेट टू रिलीज बेटा सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोagulation, दैट्स ऑल। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने क्लास की शोभा बढ़ाई। और बेटा मिलेंगे हम अगली क्लास में।
आप जरूर जरूर बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको कैसा लगा लेक्चर। डू गिव मी योर रिव्यू बच्चों। यस, और हम मिलेंगे बेटा इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ में, जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स के साथ में, फील करेंगे बेटा सब्जेक्ट को, ठीक है। और आपको एक छोटा सा गाना सुना देते हैं इससे पहले कि आप बोलो कुछ भी, ठीक है। कुछ गाना याद नहीं आ रहा यार। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू ऑल, बाय बाय।